वेलकम टू अनसोल्ड मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वॉरेंस के और नए 4 केसेस के बारे में। तो आज इस वीडियो में मैं और 4 नए केसेस लेके आया हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इसी वीडियो का पार्ट 1 ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करके जरूर देखें, ताकि आपको इस वीडियो को समझने में तकलीफ ना हो। केस 1, ट्रायल ऑफ आनी जॉनसन। ये एक बहुत ही आश्चर्यजनक घटना थी कि अमेरिका में पहली बार ऐसा हुआ था जब कोर्ट रूम के अंदर एक अनोखा केस चला, जिसमें कातिल का कहना था कि एक शैतान ने उसके शरीर पर कब्जा किया और उससे एक कत्ल करवाया। ये घटना 1981 की है, जब आनी जॉनसन ने अपने मकान मालिक एनर बोलन का उनके फियांसे के सामने बेरहमी से कत्ल किया। इस घटना के बाद जब पुलिस ने आनी जॉनसन को गिरफ्तार करके उससे पूछताछ की, तो उसका कहना था कि यह कत्ल किसी शैतान ने उससे करवाया है। कि 1980 के दशक में अमेरिका में स्पिरिचुअलिज्म का दौर था और कई लोग ऐसा दावा करते थे कि उनके शरीर के अंदर किसी आत्मा का कब्जा है। लेकिन यह बड़ा सवाल ये उठता है, आखिर वॉरेंस का इस केस से क्या लेना देना है। असल में इस घटना के कुछ दिनों पहले जॉनसन के फियांसे का छोटा भाई, जिसका नाम डेविड गेसिल था, उसके शरीर के अंदर एक बुरी आत्मा प्रवेश कर गई थी। डेविड सिर्फ 11 साल का था और जॉनसन ने वॉरेंस की मदद ली थी। वॉरेंस ने इस परिवार को डेबी के शरीर से बुरी आत्मा को निकालने में मदद की थी, लेकिन इस प्रोसेस के दौरान ये बुरी आत्मा जॉनसन के अंदर प्रवेश कर गई। उस वक्त तो ये बात किसी को भी पता नहीं चली, लेकिन इस घटना के कुछ दिनों बाद जॉनसन ने अपने ही मकान मालिक को मार डाला। कोर्ट रूम में वॉरेंस ने जॉनसन की मदद करने से इनकार किया, जिसके कारण उसे 4 साल की कैद की सजा सुनाई गई। इस घटना को विस्तार से दर्शाते हुए जेरेड बिटल ने एक किताब भी लिखी, जिसका नाम है द डेविल इन कनेक्टिकट, केस 2 द एनफील्ड पोल्टरजिस्ट। अगर आप इस नाम को सुनकर कंफ्यूज हो रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, द एनफील्ड पोल्टरजिस्ट पे एक बहुत ही फेमस मूवी आ चुकी है, जिसे जेम्स वॉन ने डायरेक्ट किया है, और इस मूवी का नाम है द कॉन्जरिंग 2। ये कहानी 1977 की है, जब हॉक्सन परिवार को अपने घर में किसी अज्ञात शक्ति का एहसास हुआ। यह फैमिली एनफील्ड शहर के नए घर में रहने आती है और इस परिवार में माता पिता के अलावा 4 बच्चे भी थे। माँ का नाम पेगी था और उनकी 2 बड़ी बेटियों का नाम मार्गरेट और जेनेट था, जो कि एक 11 और एक 12 साल की थी। इसके अलावा पेगी के 2 बेटे भी थे, जिनका नाम जॉनी और बिली था, और उनकी उम्र 10 और 7 साल थी। घर में आते ही इस परिवार ने ध्यान दिया कि घर में रखा सामान अपने आप ही हवा में तैरने लगता था, और छोटी बेटी जेनेट कभी कभी एक रहस्यमय आवाज में बातें करने लगती थी। वॉरेंस ने इस केस में काफी रुचि दिखाई और इस केस को 1977 से 1979 तक काफी मीडिया कवरेज मिली। यहाँ तक कि 1980 में इस केस के ऊपर एक किताब भी लिखी गई, जिसका नाम द हाउस इज हॉन्टेड है। इसी केस के ऊपर हमको 2016 में द कॉन्जरिंग 2 मूवी में देखने को मिली, जो कि बॉक्स ऑफिस पर एक बहुत बड़ी हिट थी। अगर आप इस केस के बारे में और विस्तार से जानना चाहते हैं, तो आप हमारी कॉन्जरिंग 2 की सच्ची घटना पर आधारित वीडियो को ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। केस 3, द स्मर्ल हंटिंग। ये कहानी जैक और जेनेट स्मर्ल की है, जिन्हें 1974 से लेकर 1987 तक किसी पोल्टरजिस्ट द्वारा सताया गया था। इस कहानी को लेकर 1986 में एक किताब लिखी गई और 1991 में एक फिल्म भी बनी, और दोनों का नाम द हॉन्टेड था। स्मर्ल परिवार का दावा था कि उनकी घर की टीवी अपने आप जल उठी और एक धमाके के साथ फट गई। इसके अलावा घर के कई पाइप्स लीक करने लगते थे और बाथरूम का फ्लश अपने आप ही चल पड़ता था। कई बार तो चीजें इधर उधर हवा में तैरने भी लगती थी। इन घटनाओं के पता चलते ही वॉरेंस इस परिवार से मिलने के लिए निकल पड़े, और वहां पहुंचकर कुछ तहकीकात के बाद पता चला कि इस घर में 3 शैतानी आत्मा है। वॉरेंस ने कुछ लोकल प्रीस्ट को बुलाकर इस घर की एग्जोरिज्म करने की ठानी। अब यहाँ हैरान करने वाली बात यह है कि इस घर की छानबीन द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ साइकिकल रिसर्च ने भी किया, और उनका कहना था कि इस घर में कोई आत्मा है ही नहीं। इस सोसाइटी के चेयरमैन पॉल क्रूट्स का कहना था कि वॉरेंस एक झूठे इन्वेस्टिगेटर्स है और ये परिवार मीडिया की नजर में आने के लिए नाटक कर रही है। अब चाहे सच जो भी हो, ये केस बहुत ही ज्यादा प्रचलित हुई, और स्मर्ल्स परिवार का कहना था कि 1987 के बाद ऐसी कोई भी रहस्यमय घटना उनके घर में नहीं हुई। केस 4, द डिमोनिक वेयरवुल्फ इन लंदन। वॉरेंस की सारी केसेस में यह केस सबसे अलग और हटके है, क्योंकि इस केस में कोई शैतान और भूत नहीं था।
बल्कि किसी इंसान के अंदर किसी नर भेड़िए के लक्षण आ गए थे। जी हाँ, ये बात है बिल रैमसी की, जो कि लंदन के निवासी है और ये एक रियल लाइफ वेयरवुल्फ है, यानी एक नर भेड़िया। रैमसी को 9 साल की उम्र में ही एक अलग तरह का बर्ताव करते हुए देखा गया था और इस इंसान के अंदर एक आम आदमी के मुकाबले कई ज्यादा शारीरिक शक्ति भी थी। रैमसी ने एक बार जमीन में गड़े खंबे को अपने हाथों से उखाड़ डाला था और ये अपने परिवार वालों को काटने के लिए दौड़ता था। रात होते ही रैमसी भेड़िए की तरह आवाज निकालना भी शुरू हो जाता था और कभी कभी अपने आप में झटके खाकर बेहोश हो जाता था। डॉक्टर्स को दिखाने के बाद बिल रैमसी काफी नॉर्मल हुआ, लेकिन 1983 में इसके भेड़िए वाले लक्षण फिर से उभर के आने लगे और उस समय ये तकरीबन 23 साल का हो चुका था। रैमसी के अंदर खून पीने की इच्छा भी जागृत हो गई और उसने हॉस्पिटल के अंदर एक नर्स के ऊपर हमला भी कर दिया था। इस घटना के बाद इसे हॉस्पिटल के अंदर ही कैद करके रखा गया और 1987 में फिर से कुछ पुलिस कर्मियों पर हमला बोल दिया। ऐसा कहा जाता है कि रैमसी को कंट्रोल करने के लिए 4 ताकतवर लोग एक साथ अपनी ताकत लगाई थी रैमसी को कंट्रोल करने के लिए, और वो अकेला इन सब पे भारी पड़ रहा था। ये घटना बहुत ही ज्यादा प्रचलित हुई और वॉरेंस तक पहुंची। वॉरेंस फौरन ही रैमसी को देखने आए और उनका मानना था कि इसके अंदर किसी शैतानी भेड़िए की आत्मा आ गई है। प्रीस्ट की मदद से वॉरेंस ने बिल रैमसी का एक्सोर्सिज्म किया और इस एक्सोर्सिज्म के बाद वो बिल्कुल शांत हो गया। ऐसा कहा जाता है कि एक्सोर्सिज्म की प्रोसेस के दौरान रैमसी एक नर भेड़िए की तरह चिल्ला रहा था और एक्सोर्सिज्म के बाद उसने किसी पे भी हमला नहीं किया। तो दोस्तों, ये थी वॉरेंस की 4 नई केसेस